हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही छोटे से टॉपिक के साथ आए हैं, बट इसका बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है, क्योंकि इस टॉपिक के हेल्प से हम काफ़ी तरह के क्वेश्चंस जो रेजोनेंस के अंदर आते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, एंड दिस टॉपिक इज़ रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। जब आपको बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं किसी भी एक गिवन मॉलिक्यूल का, तो उनके बीच में आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे पता लगाते हो, हम उसके बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है बच्चों? रूल नंबर 1 ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर having complete octet are more stable than those structures where octet is not completed। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जाम्पल लीजिए बच्चों, जैसे मान के चलिए, सपोज पहला एग्जाम्पल है CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड Cl, जहाँ Cl के पास है लोन पेयर। नाउ दिस इज अनदर वन ऑफ द कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन, जहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि प्लस चार्ज और लोन पेयर के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो इसको भी हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड कंडीशन। और कॉन्जुगेटेड कंडीशन के अंदर ही तो रेजोनेंस होता है, वहाँ पे ही तो पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो हमारा लोन पेयर है क्लोरीन का, ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और Cl के बीच में। और जैसे ही शिफ्ट होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों, CH2, यहाँ डबल बॉन्ड Cl, और सिंस हमें चार्ज को कंजर्व रखना है तो आप देख सकते हैं कि Cl इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो Cl पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट कर रहा है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, तो कार्बन यहाँ पे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब गौर से देखिए, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है और ये दूसरा स्ट्रक्चर है। सपोज अगर आपसे पूछ ले कि 1 और 2 के बीच में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, सबके दिमाग में ये आएगा कि पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ पे है, कार्बन पे, और Cl कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल ही नहीं होता है। बट ये एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और अगर उस स्ट्रक्चर में सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों, तो हम उस स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि Cl के पास 3 लोन पेयर था, जिसमें से उसने एक लोन पेयर को यूज़ कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए, रेस्ट 2 लोन पेयर अभी भी इसके पास अवेलेबल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आंसर इज़ येस, बिकॉज ये 2 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। और इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 क्लोरीन के साथ, तो 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस स्ट्रक्चर में भले ही क्लोरीन पे प्लस चार्ज है, बट यहाँ पे ऑक्टेट आपका कंप्लीट है बच्चों। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उस स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। यहाँ देखिए, ये जो पॉजिटिव वाला कार्बन है उसके पास सिर्फ 3 ही बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक Cl के साथ, तो इसके पास है सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे बेटा, लेस स्टेबल कहेंगे। तो ये हमारा लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। एंड सेकेंड वन इज आवर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, इवन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज होल्डिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। नाउ सेकेंड मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं। Let us say I have a molecule in which positive charge is separated by OH group. Now, अब आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे भी ये लोन पेयर और प्लस चार्ज क्या है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, तो ये भी कंडीशन आपका कॉन्जुगेशन का है। फिर से ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ डोनेट किया जा सकता है कॉन्जुगेशन में, और जैसे कॉन्जुगेशन में ये आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन पे एक प्लस आ जाएगा और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी उससे कनेक्टेड है,
और एक लोन पेयर उसने यूज़ कर लिया, एक लोन पेयर उसके पास बचा है। अब गौर से देखिए, ऑक्सीजन जो है उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लोन पेयर के फॉर्म में है, तो बेसिकली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुका है, 8। ये कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड बना चुका है, 2 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ, तो इसके पास भी है 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो even though positive charge is present on oxygen atom, but still this structure is more stable as compared to this structure, because in this case all the atom have completed octet. That is why this is more stable and this is less stable. तो यहाँ से बच्चों अभी तक हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनस्टेबल हो गया। हमें देखना है कि क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो हम उसको सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए। लेट अस से आपके पास CH2 प्लस से NH2 लगा है, फिर से ये प्लस चार्ज और लोन पेयर आर सेपरेटेड बाय ए सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स कंडीशन यहाँ कॉन्जुगेशन का है। तो ये लोन पेयर यहाँ जाएगा कॉन्जुगेशन में, और जाने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। अब गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे फिर से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। बट यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके पास है सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। तो राइट साइड में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिर भी ये स्ट्रक्चर बच्चों क्या है, इनिशियल स्ट्रक्चर से कहीं ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन स्ट्रक्चर में सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है बच्चों? रूल नंबर 2 ये है कि रेजोनेटिंग structures having more number of covalent bond are more stable। मतलब अगर आपके पास लेटर से एक एग्जांपल लेके इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज एक आपके पास ब्यूटा 1,3 डाइन सिस्टम है बच्चों। सपोज मैंने यहाँ पे इसका एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मैंने पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर दी। तो वन ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज दिस वन। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 1 और 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप सिंपली क्या करो, किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड है उसको देख लो, किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है उसको देख लो। अब जैसा कि बच्चों हमने ऊपर ही आप लोगों को पिछले लेक्चर में कहा था कि सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है, तो हमें सिग्मा बॉन्ड को काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिंपली क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड को काउंट कर लेंगे। जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा ना, वही स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है, तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एंड सेकेंड वन इज लेस स्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड में भी हम किस बॉन्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पाई बॉन्ड को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तीसरा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स which are neutral are more stable than charge structure। मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान के चलिए बच्चों, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक तो हम ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है, किसी भी एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है, एंड लेट अस से मैंने इसका एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना दिया कुछ ऐसा। तो यहाँ पे कार्बन एटम पे प्लस और माइनस अपीयर हो चुका है। तो अगर आपसे पूछूं कि 1 और 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप क्या देखेंगे, चार्ज कहाँ पे है, चार्ज कहाँ पे नहीं है। तो फर्स्ट वन तो आपका न्यूट्रल है बेटा, एंड सेकेंड आपका चार्ज वाला स्पीशीज़ है। चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा होती है। दोज मॉलिक्यूल विच हैव हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस
आर वेरी वेरी एनर्जेटिक मॉलिक्यूल, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी बच्चों क्या होती है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसलिए अगर 1 और 2 के बीच में मैं आपसे पूछूं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप कहेंगे 1 इज़ स्टेबल देन 2। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से कहा गया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब इमेजिन कीजिए मैंने ऑक्सीजन के लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व करा दिया, तो अनदर स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहला मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है और दूसरा मॉलिक्यूल आपका क्या है बच्चों, चार्ज्ड है। तो न्यूट्रल और चार्ज के बीच में न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ज़्यादा स्टेबल कहेंगे, तो 1 इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2। तो ये हमारा रूल नंबर 3 है कि अगर आपके पास चार्ज मॉलिक्यूल है और एक आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जो अनचार्ज वाला मॉलिक्यूल है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसको हम ज़्यादा स्टेबल मानते हैं एज कम्पेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल। नाउ रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव चार्ज on more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom are more stable। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर है वो कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। तो बेसिकली ये कॉन्जुगेटेड कंडीशन है। यहाँ पे आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाने के बाद क्या करेगा, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे देगा। तो ये 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 और 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप देखो कि चार्ज कहाँ पे है। अगर बच्चों एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल था और दूसरा चार्ज था, तब तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन आप यहाँ देखो, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। जब दोनों ही चार्ज मॉलिक्यूल है तो हमें देखना पड़ेगा कि चार्ज किस एटम पे है। अगर नेगेटिव चार्ज आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो उस स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्टेबल कहा जाता है, और पॉजिटिव चार्ज अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो उसको ज़्यादा स्टेबल कहा जाता है। मतलब नेगेटिव चार्ज आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो और पॉजिटिव चार्ज आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो, तभी आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ देखो बेटा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है सेकेंड वाले में, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन वाले पे। अब कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। सो आउट ऑफ 1 and 2 विच वन इज मोर स्टेबल, सेकेंड वन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। इन अ सिमिलर वे लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज एक मॉलिक्यूल ये है हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये भी कंडीशन कॉन्जुगेशन का है। लेटस से मैंने ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, शिफ्टिंग के होते ही यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो अभी क्या कहा मैंने, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तब आपका स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तब आपका स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें बेटा, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन कभी भी एकोमोडेट नहीं करेगा जब तक उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर है। अब आप गौर से देखो कि यहाँ पे ओवरऑल कितने ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कभी भी अगर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल भी अनस्टेबल स्पीशीज कहलाएगा, ये हाईली अनस्टेबल है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 1 और 2 के बीच में फर्स्ट की स्टेबिलिटी बच्चों क्या है, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर से ज़्यादा है।
नाउ रूल नंबर अभी तक हमने डिस्कस क्या किया, हमने रूल नंबर 1 डिस्कस किया, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। नाउ कम टू रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्ज मीन्स प्लस और माइनस, और लाइक मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, क्लोजर आर मोर स्टेबल। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस से आई हैव अ मॉलिक्यूल इन विच बेंजीन के साथ NH2 कनेक्टेड है। अब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है बच्चों, आप देख सकते हैं बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, तो ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जब पहला आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। सेकेंड वाला स्ट्रक्चर में देखो ये नेगेटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो इसको जब हम यूज़ करेंगे कॉन्जुगेशन में तो ये वाला बॉन्ड टूट के क्या करेगा, पैरा पोजीशन को दे देगा नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से पैरा वाला जो आपका नेगेटिव चार्ज है फिर से इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है, तो ये बॉन्ड टूट के ऑर्थो को दे देगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर के बीच में कौन ज़्यादा स्टेबल है, सिर्फ मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना चाहती हूँ, तो आप दोनों जगह पे देखिए बेटा, प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे है, माइनस चार्ज कार्बन पे है, यहाँ भी कार्बन पे है, यहाँ भी कार्बन पे है। तो अभी तक ये जो रूल नंबर हमारा 4 था उसको तो यूज़ कर नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एटम में कोई डिफरेंस ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज दोनों जगह पे नाइट्रोजन पे है और नेगेटिव चार्ज दोनों जगह पे कार्बन पे है। तब हमें ऐसे केस में देखना पड़ेगा डिस्टेंस को। अगर नेगेटिव पॉजिटिव ज़्यादा क्लोज है तो नेगेटिव पॉजिटिव बच्चों क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ देखिए फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस कम है, और सेकेंड वाले के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन कम करेगा, और अट्रैक्शन अगर कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है बच्चों, तो स्टेबिलिटी हम किसका कहेंगे, 1 की स्टेबिलिटी 2 से ज़्यादा कहेंगे। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जितने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। नाउ रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 ये है बच्चों कि इक्विवेलेंट RS या इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है, लेट अस से बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। एक आपके पास है एसिटेट आयन बच्चों और एक आपके पास है फिनॉक्साइड आयन। अगर बच्चों मैं एसिटेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो नेगेटिव चार्ज आपका क्या होगा, कॉन्जुगेशन में आएगा, और कॉन्जुगेशन में आने के बाद यहाँ वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव देगा और यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। इसके अलावा और बाकी कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे आ जाइए, नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आएगा रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस में आते ही यहाँ डबल बॉन्ड देगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर से ये नेगेटिव चार्ज बच्चों इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बनाएगा, फिर से ऑर्थो पे देगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज। और लास्ट स्ट्रक्चर अगर हम बना दें तो फिर से ये नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा
और कॉन्जुगेशन में आने के बाद फिर से एक बेंजीन रिंग बना दिया और O नेगेटिव बना दिया। अगर बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो फिनॉक्साइड के टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, लेकिन एसीटेट आयन के सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो एसीटेट आयन है उसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल है बच्चों, पहले और दूसरे में कोई भी डिफरेंस नहीं है। गौर से देखो, यहाँ पे भी आपका क्या है, एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, एटम का पोजीशन इंटैक्ट है। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहाँ भी ओवरऑल चार्ज -1 है, यहाँ भी ओवरऑल चार्ज -1 है। तो बेसिकली ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हैं। जब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होते हैं तो हम उनको कहते हैं 2 इक्वल RS। ये 2 मॉलिक्यूल है और दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे कि इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं फिनॉक्साइड आयन की बात करूं, भले ये ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, बट गौर से देखिए 1 और लास्ट वाले को देखिए, 1 और 5th वाले को, दोनों जगह पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, बट रेस्ट 3 को देखिए नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। अभी जस्ट मैंने ऊपर कहा था कि नेगेटिव चार्ज आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होता है, मतलब 1 और 5 को हम ज़्यादा स्टेबल कहेंगे एज कम्पेयर टू 2nd, 3 and 4 स्ट्रक्चर। मतलब कहने का ये है कि सभी की स्टेबिलिटी बराबर नहीं है। 1 और 5th वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल है 2, 3 and 4 से। तो जब सभी स्ट्रक्चर आपके बराबर नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, हम उनको क्या कहते हैं बच्चों, अनइक्वल RS कहते हैं या नॉन इक्विवेलेंट RS कहते हैं। अब अगर आपको पूछा जाए कि इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो स्ट्रक्चर है उसके दोनों इक्वल RS हैं, लेकिन सेकंड वाले के सारे इक्वल RS नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि जिस मॉलिक्यूल के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल होते हैं उनको ज़्यादा स्टेबल कहा जाता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 1 और 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप किसका नाम लेंगे, एसीटेट आयन का, क्योंकि एसीटेट आयन के सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इक्वल हैं। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं बच्चों, इक्वल हैं ना। रूल नंबर 7 क्या है, रूल नंबर 7 ये है, इसमें रेजोनेंस एनर्जी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है उसको समझिए। रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस between more stable canonical structure and resonance hybrid। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों इसका। जैसे सपोज आपको बच्चों एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है। अगर इस लोन पेयर को हम रेजोनेंस में इन्वॉल्व करा देंगे, कॉन्जुगेशन में जब ये आ जाएगा तो कार्बन को देगा माइनस चार्ज और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ H और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तीसरा पॉसिबिलिटी है नहीं, ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर ही डिस्कस किया था मैंने, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसको तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कैटेगरी में रखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वैसे तो ये कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो मैंने आप लोगों को लेक्चर बताया था रेजोनेंस पार्ट 1, उसमें क्लियरली कहा था बच्चों कि रेजोनेंस एक तरह का हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। ये किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक्चुअल में कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये जस्ट हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा रेजोनेंस के रूल के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन किसी भी कीमत पे आ ही नहीं सकता है। तो इसको तो हम बिल्कुल भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कैटेगरी में रख ही नहीं सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूँ, तो याद कीजिए रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था। तो जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए, तभी आपको पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं बच्चों, कार्बन का जो स्केलेटन होता है उसको एज इट इज़ लिख दिया जाता है
और जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम शिफ्ट करवा रहे हैं। एक बार देखिए, इस कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है तो यहाँ डॉटेड लाइन लगा दीजिए, और एक बार यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में तो यहाँ डॉटेड लाइन लगा दीजिए। अब किसी भी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं है तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन को यूज़ नहीं करेंगे। अब अगर बच्चों मैं चार्ज की बात करूं तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है जब वो रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा, किसी भी एटम पे कोई भी चार्ज नहीं देगा। लेकिन सेकेंड वाले स्ट्रक्चर का जब कंट्रीब्यूशन होगा, ये कार्बन आपका नेगेटिव चार्ज ले रहा है तो इस कार्बन पे डेल्टा माइनस दे देंगे और इस ऑक्सीजन पे क्या दे देंगे, डेल्टा प्लस दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। और रेजोनेंस हाइब्रिड बच्चों सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि 1, 2 एंड 3 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है तो आप कहेंगे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड की होती है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका थर्ड है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा न्यूट्रल है, ये चार्ज है। जैसा कि मैंने रूल में अभी आप लोगों को बताया था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल। तो थर्ड के बाद 1 कहेंगे, 1 के बाद आपका 2 होगा। ठीक है, जहाँ पे थर्ड वाला तो हमारा RH है, रेजोनेंस हाइब्रिड, और 1 एंड 2 हमारा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर अब देखो एनर्जी और स्टेबिलिटी बच्चों क्या होता है, एनर्जी और स्टेबिलिटी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता चल गया तो हम एनर्जी का भी ऑर्डर निकाल लेंगे। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो 2 के बाद 1 और 1 के बाद 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर में किसकी एनर्जी ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपका सेकेंड वाले का है और 1 वाले की एनर्जी क्या है, कम है। अब गौर से देखो यहाँ पे डेफिनेशन को, डेफिनेशन में क्या लिखा है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिन कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होगी, इनके बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा। वही डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। तो रेजोनेंस एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर इस केस की बात करूं तो मैं लिखूंगी एनर्जी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल माइनस एनर्जी ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल। मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हमारा सबसे स्टेबल RS है उसका और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी, मोर विल बी रेजोनेंस एनर्जी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी 2 मॉलिक्यूल का अगर आपको रेजोनेंस एनर्जी दिया जाता है तो आप ये देख लीजिए किसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है। तो मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी, मोर विल बी स्टेबिलिटी। जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी उसको हम ज़्यादा स्टेबल कहेंगे। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों आपको ये याद रखना है, रूल नंबर 8, कि द रेजोनेटिंग द मॉलिक्यूल हैविंग मोर नंबर ऑफ resonating structure are more stable than molecule having less number of resonating structure। मतलब कहने का ये है बच्चों कि अगर आपसे सपोज 2 मॉलिक्यूल दिया है, आपने पहले मॉलिक्यूल के भी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लिए, दूसरे मॉलिक्यूल के भी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लिए। सपोज मैंने कहा कि पहले मॉलिक्यूल के पास सिर्फ 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का ऑप्शन है एंड सेकेंड मॉलिक्यूल के पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का ऑप्शन है। तो जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसको हम ज़्यादा स्टेबल कहेंगे एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल हैविंग लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट एक एक्सेप्शन है जो ध्यान रखिएगा, इक्वल RS का, जो कि मैंने ऊपर ही बताया था, याद कीजिए। फिनॉक्साइड के पास भले ही ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है
बट फिर भी इसकी स्टेबिलिटी क्या है, एसिटेट आयन से कम है, क्योंकि एसिटेट आयन के पास भले ही दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बट दोनों ही इक्वल हैं। तो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले केस में लास्ट वाला लाइन आपका काम में नहीं आएगा। अदरवाइज अगर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो ये देख लीजिएगा कि किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा बच्चों, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आई होप आप लोगों को सारे रूल्स जो है रेजोनेंस से रिलेटेड एज वेल एज बेसिक चीज़ें जितनी भी रेजोनेंस से रिलेटेड थी, हमने सब कुछ एक एक करके डिस्कस किया है। पार्ट 1 में बच्चों हमने रेजोनेंस के बेसिक्स के ऊपर डिस्कस किया है, प्लस हमने कितने तरह के कॉन्जुगेशन होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। पार्ट 2 के अंदर मैंने आप लोगों को बताए थे क्या क्या कंडीशन होती है रेजोनेंस के लिए, और पार्ट 3 के अंदर आज हमने डिस्कस किया है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये तीनों पार्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना अंडर जीओसी। तभी बच्चों आप लोग आगे वाले जो टॉपिक है जिसमें हम प्लस एम और माइनस एम की बात करेंगे, और उसके बाद जब हम रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं एज वेल एज आने के चांस होते हैं। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को समझने के लिए, उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप सारे पार्ट्स को एक बार अच्छे से फॉलो कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। उसके बाद बच्चों हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। थैंक यू सो मच बच्चों।